अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, JUI के नौमुंतखब अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत के पास मुल्क की मईशत बेहतर बनाने की सलाहियत नहीं। हुकूमत आईनी तरमीम का बिल मौखिर करे, अपोजिशन भी एहतजाज ना करे, लेकिन दूसरी तरफ मौशी और सियासी अशारी कुछ और कह रहे हैं। देखें, इशारियों को छोड़ें, इस मुल्क में होता कुछ है, दिखाते कुछ हैं, बताते कुछ हैं। बेहतर ये है कि जो मौलाना कह रहे हैं उसको गौर से सुने, उस पर सोचें और उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त मेरा ख्याल है मौलाना वाहिद सियासतदान हैं जिनका हाथ मुल्क की सियासत की नब्ज़ पे है, और नब्ज़ चाहे डूब रही हो, और शायद मौलाना के एक इशारे पे सारी सियासत जो है वो तलपट हो सकती है, इधर उधर हो सकती है। अच्छा, आपसे तो जिन्हें आप मम्मी डैडी ग्रुप कहते थे, PTI के मम्मी डैडी बर्गर बच्चे, आपसे तो वो नहीं संभाले जा रहे हैं। वो मंजर ज़हन में लाएं, अगर मौलाना अपने सख्त जान किस्म के कारकुनान के साथ बाहर निकल आए और साथ खड़े हो गए इनके, तो दूसरी तरफ वो जो अपना क्या जमात इस्लामी के हाफ़िज़ नईमुर रहमान भी PTI के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं जी। जमात इस्लामी के पास वोट हो ना हो, उनके पास एक ख़ास तरह की बड़ी ट्रेंड और बड़ी जानदार स्ट्रीट पावर बहरहाल होती है। अच्छा, रह गया सियासी ये माशी बहरान, बेहतरी ये सब टोपी ड्रामे हैं। उसकी वजह है, इसके कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर देखो, वो जो कहते हैं ना, फ़न जो फ़नकार तक नहीं पहुंचा, फ़न जो नादार तक नहीं पहुंचा, अपने मयार तक नहीं पहुंचा। वेलफेयर की बात या महंगाई का कंट्रोल, ये वो, इस पे चीखने चिल्लाने चिंघाड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सब कुछ वाकई कंट्रोल में है, जैसा कि ये कह रहे हैं, बंगियां मार रहे हैं, लोगों को और गुस्सा चढ़ता है, वो और तबर्रे भेजते हैं इन पे। तो ये रिलीफ जो एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप किसी को रिलीफ देते हो किसी मामले में, तो आपको हरगिज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी को तकलीफ़ पहुंचाओ तब भी, किसी को रिलीफ पहुंचाओ तब भी कहने की ज़रूरत नहीं है। आप तकलीफ दोगे, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, बेबस होगा तो गालियां देगा। रिलीफ दोगे, सुभान अल्लाह, आपको कहने की ज़रूरत ही कोई नहीं। ये यहाँ से गप्पें छोड़ रहे हैं और विदाउट रियलाइजिंग, मेरी समझ से बाहर है कि इतनी भी इनमें कॉमन सेंस नहीं है कि जब इस तरह की मरे को मारे शाह मदार, एक लोगों का जीना अजाब कर रखा है, ऊपर से आप लोग इस तरह की बातें बढ़के मारते हो कि हमने यूं कर दिया, मुँह कर दिया। उसका नतीजा चीज़ें जो इकट्ठी होकर जिस तरफ जा रही हैं, जिस तरह का मतंजन बन रहा है, जिस तरह का हलीम तैयार हो रहा है, मुझे तो खासा जहरीला लगता है। पता नहीं इनको अब अकल है नहीं है। बहरहाल जी, बिल्कुल ठीक। हसन साहब, आगे चलते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि बानी PTI लाशें गिराना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार, फैसल वावडा मुझे तो पसंद है, समझदार स्मार्ट आदमी है, लेकिन इस सवाल का जवाब आप फैसल वावडा से पूछें। ऐसी इतलात उनके पास कहाँ से आई हैं, कौन बता रहा है? इमरान का एक ट्रैक रिकॉर्ड है यार, खुदा का खौफ। देखो, बात सुनो, मैंने कभी कमीनगी नहीं की। अगर मुझे पसंद है, ना पसंद है, अच्छा काम करे, ये बददियानती है, ये ख़यानत है, ठीक है। इसी तरह इमरान का एक पूरा करियर है, इतना तवील करियर है, तो लाशें ये मुनासिब नहीं लगता। मेरा ख्याल है उसको परिंदों वगैरह का शौक़, शिकारी शिकारी था, वो इस तरह की बातें हरकतें वो ठीक है, लेकिन लाशें गिराना होता तो भाई मॉडल टाउन में गिराई गई थी ना। मतलब लाशें गिराने का शौक़ वो कब का पूरा हो चुका होता, अगर वाकई शौक़ ऐसा होता कोई, जिनको था उन्होंने कर दिया। 14 लाशें मॉडल टाउन वाले उस हादसे में, और पता नहीं कितने ज़ख्मी, और इनमें हामिला औरतें भी शामिल थीं। सो बंदा बात करने से पहले कुछ सोच लेता है। तो मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई। बहुत सी बातों पे, बहुत से फैसलों पे
मरदम शनासी के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से मेरा शदीद इख्तलाफ रहा है PTI से, लेकिन ये लाशें गिराने वाला मामला, इस हद तक जाओगे तो जो आपकी जायज़ बात होगी वो भी नहीं सुनी जाएगी, उसको भी धुतकार दिया जाएगा। बात उतनी करो कि दूसरा स्वॉलो कर ले कि हाँ यार ये करीने कयास हैं, ये कॉमन सेंस, हाँ ये मिलता जुलता है। बिल्कुल ही आप उल्टी बात करोगे तो आपकी जेन्युइन बात भी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए ये इस हद तक चले जाना मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। जी सही। हसन साहब, दूसरी तरफ PTI के अली मोहम्मद खान ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि बानी PTI को अदालत के जरिए रिहा कराएंगे, ऐसा मुमकिन है? भाई पहली बात तो ये है, दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं है। क्या करोगे आप? को जंग छेड़ दोगे? ये नहीं हो सकता और ये होना भी नहीं चाहिए। बाकी रह गया अदालत, तो हमारी अदालतों की एक तारीख है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ आपको कि एक तारीख है। अब देखना ये है कि जैसे भुट्टो की फांसी या इस तरह के वाक़यात जो वो, अब मुझे क्या पता, अब हम जब अपनी अदालतों की तारीख देखते हैं तो वो कोई इतनी शानदार नहीं है जिस पे फ़ख्र किया जा सके। लेकिन अब इन दिस पर्टिकुलर केस क्या होता है अल्लाह बेहतर जानता है, मैं नहीं जानता। सही जी। हसन साहब, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर ने कहा कि भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वालों, पूछो किधर है 50 लाख घर। क्या कमेंट करेंगे इस पे? हाँ, ये इस पे कमेंट क्या है, ये उन्होंने जुगत मारी है मेरी तरह, बल्कि वो 17 गए हैं, अब तो वो 70+ है ना। तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो जो 60 टॉप जाए तो वो कहते हैं कि जी बस अब कब्र किनारे पहुँच गया। मेरा उनका एज ग्रुप मिलता जुलता है, बहुत थोड़ा फ़र्क है। तो लेकिन ये जो जुगत उन्होंने मारी है ये बूमरैंग करके वापस आएगी। वजह भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वालों ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है कि 3 बार आप, दूसरी बार भाई, पता नहीं कितनी कितनी बार CM, भतीजा, बेटी, ये भेड़ बकरियों की तरह चलने फिरने वाले लोगों ने ये किया है। अच्छा, भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वालों से ये भी पूछ लें कहाँ है रोटी कपड़ा मकान है। रोटी की कीमत सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ नहीं आती कहाँ है रोटी, किधर है कपड़ा, किधर है मकान। और पता है कितनी बच्चियां इस मुल्क में जहेज के इंतजार में बूढ़ी हो रही हैं। भेड़ बकरियों, अच्छा, ओ भेड़ बकरियों की तरह पीछे पीछे चलने वालों से यह भी पूछो किधर है कर्ज उतारो मुल्क संवारो, किधर है टैक्सियां, पीली टैक्सियां कहां हैं। भेड़ बकरियों की तरह पीछे पीछे चलने वालों से यह भी पूछो कि वो आटा कहां है जो शेर खा गया था। यह एक रोजनामा की सुर्खी थी। अच्छा, फिर भेड़ बकरियों की तरह पीछे पीछे चलने वालों से पूछो चंद ने खुदकुशी क्यों की थी, अदलिया क्या हुआ था, छांगा मांगा जंगल, पता नहीं यार। तो ये भी पूछो एनी बारी वजीर आजम, भरा वजीर आजम, फिर भाई भतीजे समझी, पूरा तुसी पीछे पीछे चलने वालों। सो बात करने से पहले ज़रा सोच लिया करें। सफ़र जो है वो अपने गिरेबान से शुरू करें। किसी के गिरेबान पे हाथ डालने से पहले ज़रूरी है कि अपने गिरेबान में एक नज़र झांक लें। यानी किन को आप, अपने वोटर्स को जानवर, वोट को इज्जत दो, वोटर को जानवर को। कितनी बार मैंने ये बात की है कि एक ज़माने में मैं बहुत कुड़ता था, अब मेरा वो नहीं, मेरा दिल नहीं करता कि ये वो लोग हैं अवाम, कि अरबी का मुहावरा है अवाम कला नाम, अवाम जानवर होते हैं, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। घोड़ा 50% इंसानों से ज़्यादा बेहतर होता है, अपने मालिक के साथ मर जाता है। नासिर काज़मी बड़े खूबसूरत शायर, इनको तो ये भी नहीं पता होगा नासिर काज़मी कौन है। When he died,
उनके कबूतरों ने चोगा खाना छोड़ दिया। घोड़े मालिकान के साथ मर जाते हैं। टार्जन है तो एक मिथ, वो हकीकी किरदार नहीं, उसको किसने पाला था? तो भाई खुदा का वास्ता यार, ये बात सुनो, बात करते वक्त सोचते भी नहीं हैं कि क्या कह रहे हैं। हसन साहब, नेक्स्ट खबर, लेस्को में नए कनेक्शन के लिए AMI स्मार्ट मीटर के डिमांड नोटिस का इजरा कर दिया गया है, जिसकी फीस 33,500 से बढ़ाकर 63,450 रुपए कर दी गई है। अच्छा बात सुनो, ये हैं जोकर, खतरनाक जोकर हैं, लेकिन हैं जोकर। अवाम की हड्डियां निचोड़ के, उनका खून निचोड़ के, उनका गोश्त नोच के, ये कर्जे मर्जे, ये वो टैक्सों की भरमार सैलाब ला के कहते हैं हमारा क्रेडिट है। वो को जाती जायदादें बेच के तुमने कंट्रीब्यूट किया है बीच में। ये तो आम आदमी का कमाल है कि तुम उसे निचोड़े जा रहा है और वो नोचड़ा जा रहा है। कब तक, ये देखने वाली बात है। अच्छा, रोज नया छुरा मारते हैं। इंसानी जिस्म में जितने मसाम होते हैं उतने ही इन्होंने ना वो स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉज, जैसे बच्चे नहीं पीते मुख्तलिफ किस्म के ये जो ड्रिंक्स, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के मसामों में बहुत बारीक किस्म के स्ट्रॉज डाले हुए हैं, जमहूरी स्ट्रॉज, उससे ही उनका खून पीते हैं। फिर सीना फुला के कहते हैं महंगाई सिंगल डिजिट पे ले आए। आम आदमी से पूछो, वो हर रोज फ्राइंग पैन से निकल के तंदूर में जा गिरता है, हर रोज मरता, हर रोज जीता है। आम आदमी पता नहीं, इनके तो राब्ते शाब्ते नहीं होंगे। मीटर की फी, खंबे से लेके घर तक तार के पैसे सब अवाम दें, तुम्हारे लिए हुए कर्जों के सूद भी अवाम दें, उसके बाद ये इस तरह की बातें करनी है। अच्छा, IPPs के मुआहदे, ओए इनमें से भारी अक्सरियत मकामी लोगों की है। जो मैं नहीं कह रहा, जो अखबारों में पढ़ा है वो बता रहा हूं, जिन्होंने गोरों के नाम दिए हुए हैं। इनकम टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, फर्दर टैक्स है, GST है, FC सरचार्ज, फलाना टमकाना। वो ये टैक्सिस्तान है, पाकिस्तान है कि टैक्सिस्तान है? वो तुम्हारा वो इनकम टैक्स ही पता नहीं उसके 20,000 जगह से वसूलते हो। ऐमी फजूल बात। बिजली के बिलों में पता नहीं क्या क्या ठोसा हुआ है, ठोका हुआ है इन्होंने, और ऊपर से बातें कर दे हो। खामोश ही रह लो। जख्म लगाने के बाद जरूरी है कि तुम उस पर नमक छिड़को, मिर्चें छिड़को, फिर नींबू छिड़को उसके ऊपर। चुप रहो और लगे रहो। करना चाहेंगे कर लेंगे, फिर पूतर गए तो मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक। चलें अगली खबर। हसन साहब, बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इसराइल ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हिजबुल्लाह के उन रहनुमाओं का पता लगाया जिन्हें वो कई सालों से तलाश कर रहा था। इसराइल ने स्मार्ट टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन के कैमरों और माइक के अलावा डिजिटल मीटर्स की मदद से गुज़श्ता माह से शख्सियात की नकलो हरकत पर निगाह रखी हुई थी। हिजबुल्लाह और लबनान से होने वाली दीगर सोशल मीडिया पोस्ट भी हिजबुल्लाह के लीडर्स तक पहुँचने में मददगार साबित हुई। तो मैं कब से चीख रहा हूँ, 33 साल के वो मजमूए हैं कॉलमों के, उठा के देख लो। साइंस और टेक्नोलॉजी, उसके अलावा कोई हल नहीं है और कोई शॉर्टकट भी नहीं है पूरे आलम इस्लाम के पास, ये याद रखना। जो इसके अलावा कुछ सोचता है वो दुश्मन है। जो दोस्त होगा तुम्हारा, तुम्हें तुम्हारी खामियां और कमजोरियां बताएगा कि किधर तवज्जो की जरूरत है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी जब तक तुम्हारा ओढ़ना बिछौना नहीं। देखो बात सुनो, एक जमाने में होते थे खोद और जरा बख्तरें, अब साइंस और टेक्नोलॉजी खोद और जरा बख्तर है। तुम्हारी परफॉर्मेंस जीरो। अक़वाम आलम में चंद मुल्क हैं जहां से ईजादात आई हैं, बाकी या तो एमी फजूल काम है, धरती का बोझ है, वो नहीं करना। अच्छा फिर, अच्छा बात क्या है, इब के मार 4 चपेड़ा पईयां ओ पे, फिर उठ के कहता इब के मार, फिर 2 चपेड़ा पैंदियां उधर। क्या है वो? इतने मुल्क
देखो बात सुनो, हमारे यहाँ पता नहीं, आई डोंट नो, ख़ास तौर पे ये खिता, पूरे आलम इस्लाम का हाल देख लो यार, खुदा का वास्ता। ये सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला फिल्में शिल्में भी बनी है वक्त, और जाओ कभी तारीख पढ़ के देखो, लॉर्ड क्लाइव वाज अ क्लार्क, उसको इतनी तमीज थी कि इस मौसम में बारूद को ढांप के रखना है, ते नवाब सिराजुद्दौला साहब दा बारूद गिला हो गया सी। अब बताओ, देखो ये नहीं होता। कब इकट्ठे थे, तारीख उठाओ, पॉइंट। करबला से लेके पानीपत तक आओ, बाबर के मुकाबले पे कौन था? इब्राहिम लोदी, तहज्जुद गुजार आदमी था। ज़हीरुद्दीन बाबर मेरी फेवरेट शख्सियात में से हैं। किधर ऑटोमन्स अपने लाडले तरीन बेटे और भाई उन्होंने मारे। चलो मुगलों की सारी तारीख उठा के देख लो, सफीस में देख लो, शिबानी खान ने क्या किया था। अब जाओ 25-30 साल देखो पाकिस्तान, अब आलम इस्लाम के पास कोई शॉर्टकट नहीं है, ये याद रखना। ये मार मार के इसी तरह भुरकस बनाते रहेंगे, आप एहतजाज करते रहेंगे। जमीर जो आलमी जमीर, उसको जगाते रहेंगे, उसने नहीं जागना, वो पागल हैं। उम्मीदें किनसे? किसी एक किसने, यहां जिक्र होता है चीन इंज कर देगा, रूस इंज कर देगा, फलाना इंज कर देगा। इतने मुसलमान मुल्क हैं माशाल्लाह, उनसे कोई देखो ये इसी तरह होता रहेगा और शॉर्टकट कोई नहीं है। अगर दर्द दिल रखने वाले को 2-4 मुल्कों के लोग, मुसलमानों के पास पैसे की भी कमी नहीं है, कोई शहर बना लो एक साइंस और टेक्नोलॉजी का, दुनिया के बेहतरीन प्रोफेसर्स को 4-4 गुना ज्यादा मुआवजे दे के ले आओ, एक नस्ल परवान चढ़ाओ, लो प्रोफाइल में बढ़के बंद। इसलिए बाकी ये जो बात आप कर रहे हो फनाई, तो क्या है ये, हम सब नहीं जानते। मेरे जैसा जाहिल जो टेक्नोलॉजी पोर है, मेरा तो पछतावा है जिंदगी का। मुझे अगर कहीं 8वीं 9वीं 10वीं में समझ आ गई होती कि क्या है, मैं पूरी जिंदगी फोकस करता, मैं ना आता इधर कहीं। नालायक था, पता भी नहीं था। कोई ढंग के बंदे पैदा करो, 2-4 एक ईजाद तुम बड़ी कर लो ना। मतलब मैं एक फजूल बात करने लगा हूं, अहमकाना बात करने लगा हूं, और जानबूझ के कर रहा हूं। किसी मुसलमान के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाए कि जी हम कशिश शक्ल खींच लेंगे जमीन से, और इसका मुदारा हल्का सा करके दिखा दें, क्या होगा? एटम बॉम्ब वगैरह इनकी देखो ये डेटरेंट्स हैं, ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। और जब हो गया तो जिनके पास गोदाम भरे पड़े हैं एटम बॉम्बों के, मैं मुहावरतन ये बात कर रहा हूं, तो छोड़ो, ठीक है, वो इसको रहने दो, ये बड़ा दर्दनाक मौजू है। जी साहब, ढंग के बंदे तो पता नहीं कब पैदा होते हैं, पर बात तज्जियाकारों का ख्याल है कि इसराइल जो फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है उस पर चीन और रूस खामोश नहीं बैठेंगे। आपका क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल होना है इसमें यार, बात सुनो, ये तज्जिया निगार में है, चूंकि तज्जिया निगार नहीं हूं। तज्जिया निगार कसाई होता है, उसको बकरा दे दो, कहता है कि ए पुठ, ए गर्दन दी बोटी है, ए फलानी है, ए पाए ने, ए गुर्दे है, ए दी कलेजी है, ये इसकी ओजड़ी है। बात हकायक बिल्कुल कुछ और हैं। बात सुनो, पहले तो ये सोच के ही डूब मरना चाहिए कि आलम इस्लाम पे जो वक्त गुजर रहा है, या अगर बहुत फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, जो कि हो रहा है, तो चीन और रूस, इस्लामी जमहूरिया भी शामिल है। चीन और रूस मदद को आएंगे, क्यों? अगर उनकी दुम पे उन्हें अपनी दुमों पे पांव पड़ता नजर आया, दैट इज द डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज वाई? ये ब्रादर तो ब्रादर नहीं है, तारीख में कोई होता, कोई ब्रादर शरादर नहीं होते।
और ये तो देखो ना तुम आलम कैसी अजीब बात है। हम लोग भंगड़े इस बात पे डाल रहे हैं कि चाइना जो है वो बढ़ता जा रहा है और एक दिन वो अमेरिका को रिप्लेस कर देगा। हुए सारा पिंड मर जाए तू ते चौधरी नहीं बनना। अमेरिका की जगह चीन हो गया अगर सुपर पावर फिर। और याद रखना एक जुमला, यूथ में से किसी बच्चे को ये याद रह जाए तो मेरा कर्ज चुकाए। क्या सुपर पावर हजारों मील दूर भी हो तो मान नहीं, अगर नेक्स्ट डोर हो फिर क्या होगा। इसलिए होश करो। ये कहने वाले कि जी चीन और रूस इसराइल के फ़लस्तीनियों के खिलाफ हालिया इक़दाम पे खामोश नहीं बैठेंगे। ओ भाई तुम बोलोगे वो भी बोल देंगे। चोर नालो पंड काली वो आ जाएंगे। वो अगर कहीं भी किसी भी शक्ल में रिएक्ट करते हैं तो उसके पीछे उनके ज़ाती मुफाद होगा। बाकी 50 से 55 मुल्कों में कोई नहीं जिसका तुम नाम ले सको। यही दुख है। बाकी बस चीन और रूस खामोश नहीं बैठेंगे। सदके थीमा थोड़ा तो सदका भी उतार देता जाए तो कुछ नहीं पड़ना। अपने वो क्या कहते हैं, पै करे खाकी में जान पैदा करो। इकबाल इसलिए नहीं है कि उसकी कब्र पे जाके फूलों की चादरें चढ़ाओ, इसलिए है कि उसके 4 शेर पढ़ भी लो, उन पे अमर भी कर लो, वरना बड़के बंद ना ये करना है ना वो करना है, ना बड़का बंद करनी है ना काम करना है। कैरेक्टर देखा है अपना? कभी मैंने किसी चैनल पे, मैं कितने सालों से चीख रहा हूं, पाकिस्तान का बहरान बुनियादी तौर पे इक्तिसादी नहीं अखलाकी है। इस मुल्क का पैंदा खा गए। कौन? ये एक ऐसा बर्तन है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो 2 तरफ से लीक कर रहा है, टॉप से भी बॉटम से भी। ये अखलाकी बहरान है। वरना ये हो सकता था, बड़े दयानतदार ना होते, लेकिन अगर एडियां बड़ियां डकैतियां बाहर खरबां डॉलर दी जायदादां ना बना दें तो परफॉर्मेंस चाहे पूरी होती। ये नौबत ना आती कि जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसने भी सूद देना है। ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, गुज़श्ता दिनों महरम ना महरम के हवाले से सोशल और रेगुलर मीडिया पर एक बहस चली, इस पर आपका क्या तबसरा है? यार देखो, शरीयत तो पता नहीं ये क्या, शरिया एक लफ्ज़ है, इसके ऑपोजिट एक लफ्ज़ है करीहा। शरिया का मतलब है कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग वाटर, मसलसल बहता हुआ पानी, जो अगर फॉर एक्स नंबर ऑफ डेज रुक जाए तो करीहा। इसका क्या मतलब है? मोमिन अपने अहद के साथ हम आहंग होता है। कितनी बार मैंने हवाला दिया है। अच्छा, बेशक तुम ही गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो, इसमें कोई शक नहीं। तो गालिब हो तो तुम जितने मगलूब हो उतने ही गैर मोमिन हो। चलो अब महरम ना महरम, सुभान अल्लाह है। ये तुर्कों के, जंगियों के, जंगी भी तुर्की थे ये, और वो अपना अर्तगल और ये गाजी उस्मान और फिर ओरहान, ये सारा, मैं तो तुर्किया का इन अ वे तो मैं तो आशिक हूँ। उनकी औरतें शाना बशाना लड़ा करती थीं। ये उन्होंने कोई खैमा जिहा पाया है उंदा सी उत्ते देखे कभी प्लेस। मेरी बदनसीबी की इंतहा है, मैं गाजी सलाहुद्दीन देखता हूँ, सुल्तान सलाहुद्दीन। मैं वो क्या उसका अर्तुगल का जो बेटा अभी मैंने नाम लिया, उस्मान गाजी, वो देखता हूँ। हाँ, वो देखता हूँ। सुबह अखबार में गिनता हूँ
कि कितना मुसलमान बच्चा, बूढ़ी औरत, फलाना मारे गए, क्या हो गया, फड़का के रख दिया, ये कर दिया। औरत मर्द का किस्सा जरा अलहदा करो। ह्यूमन बींग्स, पर्सन, अ वमन इज अ पर्सन। जेंडर बात की बात है। और कितना का फर्क है मेडिकली, मैं गलत ना बोल जाऊं, कल के प्रोग्राम में याद कराना, मैं बताऊंगा। एक आध क्रोमोसोम का फर्क है मेरा ख्याल है। ये क्या बात हुई? जब देखो बात सुनो, खुदा ना करे ऊपर से कोई क़यामत देखेगी जेंडर कि मैं जाना है, देखो ये थी औरत है, तो बॉम्ब आएगा ऊपर से, यलकार होगी, वो देखेगी कि ये मेरे में ना मेरे में। ये वो जमाना है मैन पावर। बेसिकली मैन का मतलब मर्द सिर्फ नहीं है। हमारी एक औरत जनरल है, गालिबन उनका नाम निगार, मैं एक आध दफा मिला हूं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं मेजर आमिर, उनकी वो भतीजी हैं, या शी इज अ जनरल। वो चाहे मेडिकल कोर में हो, जनरल इज द जनरल। वो मरीख पे टमाटर उगा रहे हैं, नहीं मरीख पे नहीं, खला में, सॉरी, वो अ प्लैनेट कॉल्ड सुपर अर्थ, वो जहां पहुंचे हुए हैं। वो तुम्हें उनकी इजादात रोज समाने, इस पे पागल नहीं होते कभी। मैं जब बच्चा था, हमारे घर में शामत आई रहती थी, यही फ़ोन मैंने अपने बाप की निशानी समझ के रखा हुआ है। ऑपरेशनल तो है नहीं। अच्छा, उस ज़माने में इसी तरह के होते थे। वो जिसका को बच्चा बाहर है या फलाना बाहर है, गेट वे फलाना टमकाना, आज जो देखो उठ के हेलो अमेरिका गल कर रहा, कभी ये तुम्हें मौजा नहीं लगता? अल्लाह पाक ने जिसको नायब बनाया है उसको बहुत ताकत दी है, लेकिन जो वाकई उसका नायब है, प्लीज कोई अकल को, रैशनल को, फलाना को धमकाना, हमारी मेंटालिटी बहुत अजीबोगरीब है। ठीक है सर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सहाफ़त के गलत इस्तेमाल से नुकसानात होते हैं। पहले सहाफ़त का स्टैंडर्ड हाई होता था, अब हर मोबाइल फ़ोन वाला सहाफ़ी है। अच्छा, पढ़े लिखे आदमी है लेकिन बंगी मारी है। मतलब मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मैं जो देखता हूँ कि पढ़ा लिखा आदमी भी कुछ तो वैसे ही है ना, अकलों पैदा लगा पिछा कोई नहीं होना था, अनपढ़ा नहीं है औलादा ने, वो खुद भी नीम खांदा जाए। जो बाकायदा फॉर्मली प्रॉपरली एजुकेटेड होते हैं वो भी सियासत में आ गए ना, फिर बौखला जाते हैं, बोंगे हो जाते हैं। अब बंदा पूछे कि इट इज़ नॉट जस्ट सहाफ़त कि गलत इस्तेमाल से नुकसान, किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल, ओ भाई किसी भी चीज़ का गलत इस्तेमाल नुकसान पहुंचाएगा। सियासत का गलत इस्तेमाल, मुल्क दी गिट्टियां च बह गए हैं, अदा मुल्क फर्क करा के बाकी अदे पिछे चढ़े ने। मतलब कौन लोग ने? सहाफत। और दूसरी बात ये भी जहालत है कि वो कि जी वो हर मोबाइल वाला सहाफ़ी है। आप समझते होंगे मुराद अली शाह साहब, फेक्स में और मतलब एम ही 2 नंबर जहा डॉक्टर जी बोर्ड ला के बैठा है, नीम हकीम खतरा है जान। अगर आप उसके पास जाते हो तो इट्स योर फॉल्ट, उसने आपको बेवकूफ़ बनाया है। यार मोबाइल फ़ोन वाला, वाह, लोग अपनी जिंदगियां दे देते हैं, इसको एक मुकद्दस काम समझ के करते हैं। आपने मुंह उठा के कह दिया वो मैं पाकिस्तान की तारीख में मैं तो चंदे के अलावा किसी को सियासतदान नहीं मानता। आपने हर मोबाइल फ़ोन वाले को, ये आपकी अपनी बेखबरी है दूर ना, मैंने कहने को क्या है। इसलिए यार ये को अकल का इस्तेमाल करो। हर चीज का गलत और सही इस्तेमाल होता है, खत्म हो गई बात। जहानत बड़ी खतरनाक चीज है, चूंकि इसका गलत, सिर्फ दानिश अच्छी चीज है, वो गलत इस्तेमाल बाकी तो केड़ी चीज है। एटमी बिजली घर बना लो तो सुभान अल्लाह, एटम बम चला के देखो, ਉਹਦਾ भी फिर जवाब नहीं। कौन सी चीज है मुझे बताओ ना दुनिया में? इल्म है,
इसका गलत इस्तेमाल, शैतानी, इबलीसियत, इबलीस गलत इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए इबलीस है वो। अच्छा, नजरियात से लेके अकीदों तक का नाजायज इस्तेमाल जो है उसके नताइज हमारे अपने माशरे में बिखरे पड़े हैं। अच्छा, पहले स्टैंडर्ड होता था साफत का। अच्छा, ओ भाई, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए, बहुत खूब। अब भी बहुत आला है और अब भी बहुत घटिया है। तब भी बहुत आला था, तब भी बहुत घटिया थे, बिकाऊ तब भी थे, आज भी हैं। और आज भी मैं दावे से कहता हूं कि हमारी सहाफत में सियासत से परसेंटेज के एतबार से बेशुमार बेहतर लोग हैं। सियासतदान का तो छोड़ो, 1 मिलियन होगा कोई। तमाम तर माशरे की करप्शन के बावजूद सहाफत में आज भी बहुत अच्छे लोग हैं, अपराइट लोग हैं, जिन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिल्कुल दुरुस्त। खैर, अच्छा, मुराद अली शाह ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि एनएफसी अवार्ड आइन में लिखा हुआ है, आइन कोई तब्दील करना चाहे तो कर ले। बिल्कुल तब्दील करना चाहे तो कर ले, लेकिन असली बात लेकिन के बाद शुरू होती है। अगर उसका मतलब खुदगर्जी और बदनीयती है, इल्हामी किताबों के अलावा कोई मुकद्दस नहीं, या कुदरत के जो कवानीन हैं, बस बाकी क्या मुकद्दस होना है? वो सारे मुकद्दस हैं। वो तस्वीरें छपती हैं ना, मुफ्ती महमूद साहब भी खड़े हैं, भुट्टो साहब भी खड़े हैं, पीरजादा भी खड़ा है, ये वो मेरे सामने वो ग्रुप फोटो रखो तो फिर मैं तुम्हें उन लोगों का छोड़ो। अगर बदनीयती है तो वो मकरू है। तरमीम शर्मीम ये क्या मुकद्दस शुकद्दस, कोई मुकद्दस शुकद्दस नहीं है। चंद इंसानों ने, आम जैसे लोग, कौन से तोपें थीं वो, ठीक, फरिश्ते थे बगैर परों वाले, बनाया उन्होंने आइन, पहली बारी बने हैं दुनिया च। उनकी तकरीम करो, और अगर उनमें तरमीम करनी है तो फिर अपनी नीयतें पाक करो, खुद गर्जी का एलिमेंट ना हो, करो 100 दफा करो, लेकिन तुमने अपने रवैयों में कोई तरमीम नहीं करनी। तुमने अपने लालच, खुदगर्जी, हवस ज़र, हवस इक़्तिदार, इसमें कोई तरमीम नहीं। आखिरी खबर है, जौहर टाउन की लाहौर की मरकजी शाहराह खयाबान फिरदौसी में एक मरतबा फिर अचानक बड़ा गड्ढा बन गया, जिसमें मुसाफिरों से बड़ी गाड़ी और मोटरसाइकिलें गिर गई हैं। इस मेन रोड पर 5 बरसों में 15 शगाफ पड़ चुके हैं। 15 बारी डूब मरे हैं, 15 दफा डूब मरे। लेकिन ये वो क्लास है, पानी इनको उगल देगा कि ये इतनी बदरूहें हैं। 15 बार मैंने भी पढ़ा अखबारों में। अच्छा देखो, पाइपलाइनों में गड़बड़ होगी, 15 बार यार, टू मच। को जो अंडरग्राउंड को पाइपिंग शाइपिंग मुझे नहीं पता। दूसरी बात, ओ भाई जियोलॉजिस्ट बुला लो, को मुमकिन है अराजियात का माहिर वो बताए कि जी ये हो, वो भी हो सकता है। मैं तो अभी शॉर्ट इन द डार्क, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, मैं रिकमेंड कर देता हूँ कुछ जियोलॉजिस्ट वगैरह, उन्हें कहो कि यार ये देखो तो ज़मीन बैंक का नक्श नहीं, या यहाँ को हराम रूम तो नहीं खाया गया लंबा चौड़ाई, वो तो खाया गया होगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। यहाँ तो एक ईंट नहीं लगती हराम के बगैर। अदरवाइज मुझे बताओ कि यार ये पूरा इतना बड़ा ये सिस्टम चल रहा है, इनकी तनख्वाहें देखो कभी। सादा बात कर रहा हूं, सिविल सर्विस वगैरह में इधर उधर जो आते हैं ये सारे के सारे, इनमें से 90% तो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं। उनको निकाल दो जिनके ससुराल या वालिदैन मुतमव्वल लोग होते हैं, उनको निकालो। बाकी मुझे बताओ कहां से आता है? आजकल को 2-4 लाख रुपए की औकात रह गई है। मुझे हॉस्टल में 450 रुपया, मैं बात 69-70 करता हूँ, शहजादों की तरह रहते थे। कैसे चल रहा है?
बच्चे भी बाहर पढ़ा रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वेकेशंस के लिए भी जा रहे हैं। तनख्वाहें देखो इनकी, ये सारे की ये क्या चल रहा है? एक शैतानी चरखा है, ख़त्म। मुझे को बता दे कैसे चल रहा है। पार्ट टाइम नौकरियां कर देने, 20वें ग्रेड का अफसर, 19वें का, 18वें का है कि ये टेक होम क्या है इनका? बाकी कैसे होता है मुझे बता दो। एक SHO के इख्तियारात कितने हैं और उसका टेक होम कितना है, बताओ मुझे। अक्ल के अंधे वो नहीं हम हैं जो ये बुनियादी सवाल नहीं उठाते। बेशक। हसन साहब, दूसरी तरफ भारतीय रियासत, सुनो एक बार गुजरांवाले जाते हुए एक बात सुनो, ये हाल क्या है। गुजरांवाले जाते हुए मेरे दोस्त, उनकी डेथ हो गई है, ख्वाजा साले वाज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। उनका फंक्शन था घर में, तो हम लोग जा रहे थे, तो मेरा दोस्त समीर अफजल वो ड्राइव कर रहा था। मैं कही यार आहिस्ता ही चल, एक ऐसा मुल्क है जमीन चो भी बंदा उग सकता है। खुदा की कसम वैसे ही हुआ। एक गाड़ी आगे से हटी तो एक वो फकीर था जो ऐसे ऐसे नहीं, वो चौकी सी पे बैठ के यूं यूं करके 6 इंच के फासले से बचा। वो गाड़ी हटी तो वो आगे था, उसने यूं करके गया तो साढ़े सामने आ गया। छोड़ो, ठीक है, आगे चलें। हसन साहब, दूसरी तरफ भारतीय रियासत राजस्थान के जिला दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक हिस्से में गड़ा पड़ने के बाद तामीराती कंपनी के एक मुलाजिम की जानिब से दावा किया गया कि ये गड़े चूहों की वजह से पड़े हैं। और यार साढ़े करोड़ों रुपए की गंदम गायब हो जाती है, खादी पीती जाती है, कहते चूहे खा गए। और बात सही है, इस मुल्क को चूहे ही खा गए। बिल्कुल। और इस मुल्क में ये इकलौता मुल्क है दुनिया का, चूहों के मुख्तलिफ रूप हैं और वह ऐसी महारत से कुतरते हैं कि सुबहान अल्लाह, जिसको कुतरा जाता है उस खबीस को भी पता नहीं लगता कि मैं कुतरा जा रहा हूं। तो राजस्थान है तो हमने सदियां इकट्ठे गुजारी हैं माशाल्लाह। क्या बात है। तो बड़े बड़े ठेकों में भारी कमीशन, वो भी चूहे ही कुतरते हैं। बिल्कुल जी। हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।